आज मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने भारत को लूटा और कैसे सोने की चिड़िया के पर काटे और गुलामी की जंजीर में बांध दिया। तो पूरा वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास की किताबें अक्सर विजेताओं की स्याही से लिखी जाती हैं। हमें बताया जाता है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया को सभ्य बनाया। हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि सन 1833 में अंग्रेजों ने पूरी दुनिया से गुलामी प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन इन सुनहरे पन्नों के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा है जिसकी चीखें आज भी कैरेबियन सागर की लहरों और फिजी के गन्ने के खेतों में गूंजती हैं। जब अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर दासों को आजाद किया तो उनके व्यापारिक साम्राज्यों, खासकर चीनी और चाय के बागानों में मजदूरों का भारी अकाल पड़ गया। उन्हें एक ऐसा मजदूर चाहिए था जो गुलामों की तरह सस्ता हो लेकिन कानून की नजरों में आजाद दिखे। यहीं से जन्म हुआ इंसानी इतिहास के सबसे बड़े छलावे का, जिसे दुनिया ने और हमारे अनपढ़ सीधे सादे भारतीय पूर्वजों ने अपनी टूटी फूटी जबान में कहा, गिरमिटिया प्रथा। सन 1800 का वह दौर भारत के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट, मनमाने लगान और भयंकर अकालों ने भारत के गांवों की कमर तोड़ दी थी। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्रास प्रेसिडेंसी में भुखमरी का यह आलम था कि लोग पेड़ों की छाल और मिट्टी खाने को मजबूर थे। 1770 से लेकर 1900 के बीच भारत ने दर्जनों ऐसे भयंकर अकाल झेले जिनमें करोड़ों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बेमौत मारे गए। अंग्रेज हुक्मरानों को भारत की इस बेबसी में अपना सबसे बड़ा मुनाफा नजर आया। अंग्रेजों ने भारतीय दलालों की एक फौज तैयार की जिन्हें स्थानीय भाषा में अरकटिया कहा जाता था। ये अरकटिये किसी यमदूत से कम नहीं थे, लेकिन ये आते थे फरिश्तों का मुखौटा पहनकर। ये उन गांवों में जाते जहां भूख नाच रही होती थी। ये अरकटिये गांव के भोले भाले नौजवानों, कर्ज में डूबे किसानों और बेसहारा महिलाओं को एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाते थे। श्री राम के देश मारीच चलो, वे कहते थे। वहाँ जमीनें सोने की हैं, बस कुछ दिन गन्ने के खेतों में काम करना है। महीने के भारी भरकम 8 रुपए से 10 रुपए मिलेंगे। भरपेट खाना मिलेगा, रहने को पक्के मकान मिलेंगे और 5 साल बाद जब चाहो ढेरों पैसे लेकर अपने गांव लौट आना। भूख से मरते एक इंसान के लिए यह किसी जन्नत के निमंत्रण जैसा था। लेकिन उन अनपढ़ और बेबस भारतीयों को यह नहीं पता था कि जिस कागज पर उनसे अंगूठा लगवाया जा रहा है वह असल में उनकी आजादी का डेथ वारंट है। इस अंग्रेजी एग्रीमेंट शब्द को ही गांव वालों ने अपनी ठेठ भाषा में गिरमिट कहना शुरू कर दिया और इस पर अंगूठा लगाने वाले बन गए गिरमिटिया। एक बार जब अंगूठा लग गया तो वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। बिहार के आरा, छपरा, बलिया और यूपी के गोरखपुर बस्ती से हजारों युवाओं और परिवारों को भेड़ बकरियों की तरह मालगाड़ियों में भरकर कलकत्ता और मद्रास के बंदरगाहों पर लाया जाने लगा। कलकत्ता का हुगली तट उन लाखों भारतीयों के आंसुओं का गवाह है जिन्होंने आखिरी बार अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूमकर इन विशाल जहाजों में कदम रखा था। कई युवाओं को तो पता ही नहीं था कि वे समंदर पार जा रहे हैं। उन्हें लगता था कि वे कलकत्ता या किसी आसपास के शहर में जा रहे हैं। कई महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया था तो उन्हें अरकटियों ने बहला फुसला कर अपहरण कर लिया था और डिपो में लाकर बेच दिया था। डिपो में इन इंसानों की चेकिंग बिल्कुल वैसे ही होती थी जैसे मवेशियों के बाजार में घोड़ों और बैलों की होती है। दांत देखे जाते, सीना नापा जाता और जो कमजोर होता उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता। जैसे ही जहाज का लंगर उठता और वह भारत की जमीन से दूर होने लगता, इन मजदूरों के कानों में पहली बार गोरे कप्तानों की गालियां और चाबुकों की आवाज पड़ती। वो सुनहरा सपना जो उन्हें गांव में दिखाया गया था वह जहाज के डेक पर आते ही एक भयानक दुःस्वप्न में बदलने लगता। अब वो रामू, श्यामू, फातिमा या राधा नहीं थे। अब वो महज एक नंबर थे, एक कमोडिटी जिसे मीलों दूर एक अनजाने नरक में गन्ने की फसल उगाने के लिए ले जाया जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने मौजूद काला पानी उनके जिस्म और रूह दोनों को छलनी करने वाला है। कलकत्ता और मद्रास के तटों से छूटने वाले वो विशाल पानी के जहाज महज लकड़ी के ढांचे नहीं थे बल्कि वो तैरते हुए ताबूत थे। भारत के उन अनपढ़ और बेबस ग्रामीणों को यह नहीं पता था कि उनके सामने मीलों फैला काला पानी उनकी रूह को किस कदर छलनी करने वाला है। इन समुद्री यात्राओं को पूरा होने में कई बार 3 से 4 महीने लग जाते थे और यह सफर किसी जीते जी नर्क में जाने से कम नहीं था। इतिहास के पन्नों में इस खौफनाक व्यापार को ब्लैक बर्डिंग या छल से की गई मानव तस्करी का नाम दिया गया। इन जहाजों में क्षमता से 2 गुने तिगुने मजदूरों को बोरियों की तरह ठूंस दिया जाता था। जहां सांस लेने के लिए भी हवा कम पड़ जाती थी वहां इन मजदूरों को महीनों तक एक ही जगह पर पड़े रहना होता था। न पीने के लिए साफ पानी था, न खाने के लिए ढंग का भोजन और शौच के लिए कोई अलग जगह नहीं। चारों तरफ बस उल्टी, मलमूत्र की बदबू और घुटन का साम्राज्य था। ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में हैजा, पेचिश और चेचक जैसी महामारियां जहाजों में जंगल की आग की तरह फैलने लगती थीं। जहाज के अंग्रेज कप्तान इन बीमार कुलियों पर कोई दवा या दया नहीं खर्च करते थे। जो मजदूर दम तोड़ देता या जो गंभीर रूप से बीमार हो जाता उसके पैरों में लोहे का भारी वजन बांधकर उसे जिंदा या मुर्दा गहरे समंदर में शार्क मछलियों का निवाला बनने के लिए फेंक दिया जाता था। सफर के दौरान ही हजारों भारतीय मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये इंसान नहीं, महज इन्वेंट्री या माल थे जिनका नुकसान वे बस अपने बही खातों में दर्ज कर लेते थे। जो बदनसीब इस मौत के सफर से जिंदा बच
जाते वे मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम या त्रिनिदाद जैसे देशों के तटों पर उतारे जाते। यहाँ उतरते ही उनके सपनों का शीश महल चकनाचूर हो जाता। उन्हें कुल्ली बैरकों में धकेल दिया जाता। ये वही बैरकें थीं जिनमें कुछ साल पहले तक अफ्रीकी गुलामों को जानवरों की तरह जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। अब शुरू होता था असली नर्क। सुबह के 3 या 4 बजे बजने वाले सायरन के साथ इन गिरमिटियों की दिनचर्या शुरू होती। उन्हें 12 से 18 घंटे तक चिलचिलाती धूप में गन्ने के खेतों में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती। जो दलाल 8 रुपये महीने की बात कहकर भारत से लाए थे वो एक सफेद झूठ साबित होता था। खाने और कपड़े के नाम पर उनकी मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही काट लिया जाता था। अगर काम करते करते किसी मजदूर की कमर एक पल के लिए भी सीधी होती तो गोरे मालिकों और उनके ओवरसियर का चाबुक हवा को चीरता हुआ उनकी नंगी पीठ पर तब तक बरसता जब तक खाल उधेड़कर खून न रिसने लगे। अंग्रेजों का यह नया सिस्टम पुरानी गुलामी प्रथा से भी ज्यादा क्रूर था। गुलामों को तो गोरे मालिक अपनी प्रॉपर्टी मानते थे और उन्हें जिंदा रखने के लिए कम से कम खाना और इलाज देते थे, क्योंकि उन्हें खरीदने में मोटा पैसा लगता था। लेकिन ये गिरमिटिया मजदूर तो महज 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर किराए पर लिए गए थे। गोरे मालिकों को इनकी जान की कोई परवाह नहीं थी। अगर कोई मजदूर भूख, थकान या बीमारी से तड़प कर मर जाता तो मालिक बस एक नया ऑर्डर भारत भेज देता था, क्योंकि भारत में भुखमरी के शिकार सस्ते मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। बीमार होने पर न कोई डॉक्टर था न कोई दवा। अगर कोई काम पर नहीं जा पाता तो उसकी बची खुची पगार भी काट ली जाती। 7 समंदर पार, अपनों से दूर ये मजदूर अगर भागना भी चाहते तो चारों तरफ अनंत समंदर के सिवा कुछ नहीं था। बिना नोटिस काम छोड़ने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। वे रोते थे, बिलखते थे और अपने उसी गिरमिट को अपनी किस्मत का लिखा मानकर खामोशी से जुल्म सहने के लिए मजबूर हो जाते थे। खेतों का शारीरिक बोझ तो फिर भी शायद बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन अंग्रेजों की दरिंदगी सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं थी। इस खौफनाक सिस्टम का सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आया जब गोरे सैनिकों और प्लांटेशन मालिकों ने बेसहारा भारतीय महिलाओं के जिस्म को अपनी जागीर समझ लिया। इन औरतों पर जो जुल्म ढाए गए और नासिक के देवलाली कैंप में जिस तरह अंग्रेजों का पागलपन सामने आया वह किसी भी इंसान का खून खौला देने के लिए काफी है। गन्ने के खेतों में बहा पसीना तो शायद मिट्टी में मिलकर सूख गया, लेकिन उन कुली बैरकों में भारतीय महिलाओं के जो आंसू बहे उनका हिसाब आज तक कोई इतिहासकार नहीं दे पाया। गिरमिटिया मजदूरों के जत्थे में केवल 40% महिलाएं होती थीं। इन युवतियों और बेसहारा महिलाओं को गोरे अंग्रेज मालिक, ओवरसियर और सैनिक अपनी निजी जागीर या संपत्ति समझते थे। दिन भर खेतों में जानवरों की तरह काम करने के बाद जब रात का अंधेरा छाता तो गोरे मालिकों की हवस का खौफनाक खेल शुरू होता था। इन युवा महिलाओं को गोरे मालिकों द्वारा मजबूरन रखैल बनाकर रखा जाता था। जब तक गोरे मालिकों का मन भर नहीं जाता तब तक उनका जिस्मानी और मानसिक शोषण होता रहता, और जब उनका आकर्षण खत्म हो जाता तो उन्हें वापस मजदूरों की उसी नर्क जैसी जिंदगी में धकेल दिया जाता। इन अमानवीय संबंधों से पैदा हुए एंग्लो इंडियन बच्चों को कभी समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला। वे भी मालिकों की प्रॉपर्टी कहलाते थे, जिनसे या तो खेतों में मजदूरी करवाई जाती या बड़े होने पर उन्हें किसी और के हाथों बेच दिया जाता था। महिलाओं पर अत्याचार की इंतहा यहीं खत्म नहीं होती थी। अगर कोई महिला काम करने से मना करती या गोरे मालिकों की हवस का शिकार बनने से इनकार करती तो उसे रूह कंपा देने वाली सजाएं दी जाती थीं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उन बेकसूर महिलाओं को तड़पाने के लिए गर्म लोहे की छड़ों से उनके नंगे जिस्म को दागा जाता था। हद तो तब पार हो जाती थी जब उनकी आंखों और बेहद संवेदनशील अंगों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया जाता था ताकि वे तड़प तड़प कर मौत के घाट उतर जाएं। कई बार तो मजदूर पतियों ने अंग्रेजों की इस दरिंदगी के खौफ से अपनी ही पत्नियों का गला रेत दिया ताकि वे उन गोरे भेड़ियों के गंदे हाथों का शिकार न बने। 7 समंदर पार जो नंगा नाच हो रहा था उसकी बुनियाद भारत की धरती पर ही रखी जा रही थी। महाराष्ट्र के नासिक के पास अंग्रेजों का एक ट्रांजिट कैंप था, देवलाली कैंप। स्वेज नहर खुलने के बाद जो अंग्रेज सैनिक और अफसर अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस इंग्लैंड लौटना चाहते थे उन्हें जहाज के इंतजार में महीनों और कभी कभी सालों तक इसी कैंप में रुकना पड़ता था। इस लंबे और उबाऊ इंतजार ने कई गोरे सैनिकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया था। इसी पागलपन को अंग्रेजों की डिक्शनरी में डूलाली टैप कहा गया। मशहूर लेखक M.T.J. अकबर अपनी किताब में लिखते हैं कि इन पागल होते दुलाली साहबों ने अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए भारत की गरीब और मजबूर युवतियों का जमकर शोषण किया। वो उन्हें पैसों का लालच देकर या जबरदस्ती अपने साथ रखते थे, लेकिन जब महीनों बाद इंग्लैंड जाने वाला जहाज आता तो ये दुलाली साहब उन भारतीय महिलाओं को उसी बेबसी में सिसकता छोड़कर अपने देश भाग निकलते। उन लड़कियों के बूढ़े माँ बाप बंदरगाहों पर खड़े चीखते रह जाते, अरे दुलाली साहब, 15 साल मेरी बेटी ने तुम्हारा साथ निभाया, अब तुम उसे दर दर छोड़कर अपने देश जा रहे हो। लेकिन गोरे साहबों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। अंग्रेजों का यह घिनौना चेहरा तब एक खूंखार शैतान में बदल गया जब सन 1857 में भारतीयों ने आजादी की पहली हुंकार भरी। जब मंगल पांडे और झांसी की रानी जैसी ज्वालाओं ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी तो इस विद्रोह के असफल होने के बाद अंग्रेजों ने अपना खौफनाक और कायरतापूर्ण बदला लिया। 1857 के बाद पूरे 1.5 साल तक अंग्रेज अफसरों को खुली छूट दे दी गई थी कि जो भी भारतीय आजादी की बात करे या थोड़ा भी संदिग्ध लगे उसे सरेआम खत्म कर दो, बिना किसी मुकदमे के
निर्दोष लोगों के गांव जलाकर राख कर दिए गए। पेड़ों की हर डाल पर भारतीयों की लाशें झूलने लगीं। दर्जनों लोगों को एक साथ एक ही फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस खौफ और नरसंहार ने भारत के गांवों में ऐसी दहशत फैलाई कि कई लोगों को मौत से बचने के लिए अरकटियों के जाल में फंसकर गिरमिटियां बनकर अनजान देशों की ओर भागना ही जिंदा रहने का इकलौता रास्ता नजर आया। अंग्रेजों की इसी क्रूरता ने खून से सने उस समझौते को एक सदी से भी ज्यादा समय तक जिंदा रखा और लाखों भारतीयों को विदेशों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसका सवेरा न हो। सदियों के इस शोषण, कोड़ों की मार और औरतों की चीख पुकार के बीच एक ऐसा समय भी आने वाला था जब एक दुबले पतले इंसान की आवाज इन गोरे हुक्मरानों की नींव हिलाने वाली थी। गिरमिटिया मजदूरों के इस घने अंधेरे में अब आजादी की एक उम्मीद फूटने वाली थी। दशकों तक इन गिरमिटिया मजदूरों की चीखें 7 समंदर पार फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद और गुयाना के गन्ने के खेतों में दफन रहीं। भारत की मिट्टी से उखड़कर अनजान टापुओं पर फेंके गए इन अभागे इंसानों के पास न तो कोई अदालत थी, न कोई अपना जो उनकी आवाज सुन सके। लेकिन इंसान की रूह को जंजीरों में बांधा जा सकता है, उसे मारा नहीं जा सकता। दिन भर कोड़ों की मार सहने के बाद जब रात होती तो ये मजदूर अपनी टूटी फूटी झोपड़ियों में बैठकर रामचरितमानस की चौपाइयां गाते थे। यही उनकी इकलौती दौलत थी जिसने उन्हें उस नर्क में भी इंसान बनाए रखा। वे अपनी मातृभूमि को याद कर रोते थे और इसी दर्द से जन्म हुआ विदेशिया गीतों का, जो आज भी कैरेबियन और मॉरिशस की हवाओं में गूंजते हैं। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली। 19वीं सदी के अंत में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में खौफ के बीज बो दिए। एक युवा भारतीय वकील को ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उसकी चमड़ी का रंग गोरा नहीं था। उस रात पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन के ठंडे प्लेटफॉर्म पर जो इंसान कांपा था वह महज एक वकील नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा तूफान बनने वाला था जो दुनिया भर में फैले गिरमिटियों की आजादी का मसीहा कहलाया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में देखा कि कैसे भारतीय मूल के मजदूरों को कुल्ली कहकर कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जा रहा है। उन्होंने पहली बार इन बंधुआ मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने दुनिया को बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि गुलामी का एक नया और कहीं ज्यादा घिनौना रूप है। गांधी जी की इस लड़ाई की चिंगारी जल्द ही समंदर पार कर भारत पहुंच गई। जब भारत की जनता को यह पता चला कि उनके मासूम भाइयों और बहनों को विदेशों में जानवरों की तरह बेचा जा रहा है और गोरे अंग्रेज सरेआम भारतीय महिलाओं की आबरू लूट रहे हैं, तो पूरे देश का खून खौल उठा। 1910 के दशक में गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय जैसे दिग्गज नेताओं ने ब्रिटिश भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर इस क्रूर प्रथा को तुरंत खत्म करने की मांग की। भारत की सड़कों पर महिलाएं उतर आईं। उन्होंने अंग्रेजों से सीधा सवाल किया, क्या तुम्हारी अदालतों में हमारी बहनों की इज्जत की कोई कीमत नहीं? इस जन आंदोलन, अखबारों की तीखी आलोचनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बढ़ते दबाव ने आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत के घुटने टेकवा दिए। जनता के इस आक्रोश के आगे उस साम्राज्य को झुकना पड़ा जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। साल 1917 में अंग्रेजों ने मजबूर होकर गिरमिटिया मजदूरी के तहत नई भर्तियों पर आधिकारिक तौर पर रोक लगा दी और आखिरकार 1 जनवरी 1920 को इस खूनी गिरमिटिया प्रथा को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1922 तक आते आते जो मजदूर जहां थे उन्हें आजाद कर दिया गया। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक और खूबसूरत पहलू यह है कि जब वो आजाद हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत में उनका कोई अपना नहीं बचा था। उन्हें काला पानी पार करने के ताने दिए गए। वो कभी अपनी मिट्टी, अपने गंगा घाटों पर लौट नहीं पाए। लेकिन उन अनपढ़ और बेबस गिरमिटियों ने हार नहीं मानी। जिस दलदल में अंग्रेजों ने उन्हें फेंका था उसी दलदल में उन्होंने कमल खिलाए। उन्होंने उन अनजान टापुओं को ही अपना भारत बना लिया। आज मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम और त्रिनिदाद जैसे देशों में उन्हीं कोड़े खाने वाले मजदूरों के परपोते वहाँ के प्रधानमंत्री, बड़े व्यापारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपने पसीने से जिन खेतों को सींचा था आज वो उसी जमीन के मालिक हैं। इतिहास की किताबों में शायद उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनके खून के हर कतरे ने, उनकी औरतों के हर आंसू ने और उनकी पीठ पर पड़े हर चाबुक के निशान ने भारत के बाहर एक नए लघु भारत का निर्माण किया। आज जब भी आप आजादी की सांस लें तो उन गुमनाम गिरमिटियों को जरूर याद करें जो बिके तो थे कागज के चंद टुकड़ों पर, लेकिन जिन्होंने अपने हौसले से इतिहास का सीना चीर दिया। उन सभी अनाम पूर्वजों और उनकी कभी न टूटने वाली हिम्मत को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।